अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर 2 और पार्ट 1 जो है वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे चंक्स में सेंड किया था क्योंकि वो पूरी फ़ाइल सेंड नहीं हो रही थी। ये गूगल ड्राइव पे अपलोड हुआ है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सेंड कर दूँ, अदरवाइज़ इतने चंक्स में सेंड करना मेरे लिए भी हेडेक ही है। तो खैर अलबत्ता फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव पे तो खैर मैं करूँगी अपलोड। अच्छा, लेक्चर 2 पार्ट 1 को मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि आप जब भी किसी एल्गोरिदम का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो उसका मतलब ये है कि आप कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को इग्नोर करें एंड यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द वेरिएबल पार्ट। ठीक है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को फर्दर बताने की बजाय मैं 3 एल्गोरिदम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट प्रोग्राम इज़ सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी दिस इज़ सम फंक्शन दैट इज़ टेकिंग 2 इनपुट्स एंड इट इज़ रिटर्निंग a प्लस बी। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यानी ये इनपुट है जिसका साइज़ या मैं कह सकती हूँ कि n 2 है, यानी साइज़ ऑफ द प्रोग्राम 2 है कि ये 2 वेरिएबल्स को एज इनपुट ले रहा है फ्रॉम यूज़र और फ्रॉम प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर। साइज़ ऑफ द प्रोग्राम इज़ 2, यानी ये 2 इनपुट ले रहा है और ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी। अब देखें, रिटर्न इज़ टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड दिस एडिशन वुड टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये आती है 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी वेवर आप देते हो, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ उस स्टूडेंट को फ़ी वेवर मिलता है, फ्री सेमेस्टर वो पढ़ सकता है जिसकी हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट उसके जितने भी एडमिशन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है, 2000 है, 3000 है, उन सबको वो एज इनपुट लेगा और प्रिंट एफ कर रहा है वो उस बंदे का नाम विद द बंदा या बंदी का नाम और साथ में उसके मार्क्स प्रिंट कर रहा है। मुझे बताएं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो एडमिशन्स हैं वो ग्रो करें, तो प्रिंट एफ कितना टाइम ले रहा है आप लोगों के लिहाज से? कांस्टेंट टाइम ले रहा है ना। इसका मतलब है कि प्रिंट एफ ने 1 यूनिट ऑफ टाइम लेना ही लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट एफ के अंदर अगर आप कहीं इंडेक्स कर रहे हैं, कोई आप वेरिएबल का कहीं आपने उसकी वैल्यू किसी एरे के इंडेक्स में सेव कराई हुई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडेक्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और वो प्रिंट एफ के अंदर इंडेक्स करके आप प्रिंट करा रहे हैं, तो कितने यूनिट्स लग रहे हैं? 1 फॉर प्रिंट एफ एंड द सेकेंड फॉर इंडेक्सिंग। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडेक्सिंग नहीं भी करें तो कितने यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है? 1। क्या ये 1 यूनिट ऑफ टाइम डिपेंड कर रहा है साइज़ ऑफ इनपुट के ऊपर? नहीं। क्यों? चाहे अब अज्यूम करें ना, थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक एल्गोरिदम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनकी मार्क्स को एज इनपुट लेता है और प्रिंट एफ कर रहा है उस स्टूडेंट का नाम अलॉन्ग विद द रोल नंबर, और आप बस अनाउंस कर रहे हो कि इस बंदे को स्कॉलरशिप दिया जाता है, इस बंदे को फ़ी वेवर दिया जाता है। ठीक है, ऑल इज़ अबाउट प्रिंट एफ। तो चाहे वो फंक्शन 2 स्टूडेंट्स का नाम ले, 10 स्टूडेंट्स को कंसिडर करे, 50 हो, 60 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, चाहे जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है? प्रिंट एफ। एंड दैट printf will exactly take 1 unit of time. Doesn't matter that function is taking 2 people, that function is taking 10 people, that function is taking 1000, 2000 or 3000. That means the time taken by the program does not depend upon the size of the input. यही चीज़ इस केस में है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ सम फंक्शन ले रहा है 10,000 नंबर्स का और आप रिटर्न कर रहे हो 2 हाईएस्ट नंबर्स की एडिशन को, तो तब भी दिस रिटर्न विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, दिस एडिशन विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो
no matter what the size of the input is, this statement will take exactly 2 units of time. इसको हम कहते हैं this is constant. Constant का क्या मतलब है? The time taken by the algorithm does not depend upon the input size of the program n. यानी अगर मैं लिखूँ t of n is equal to 10, t of n is equal to 10,000, t of n is equal to 1 million, इन सब का मतलब है ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे साइज़ ऑफ द प्रोग्राम्स 2 है, 10 है, 1000 है, कितना भी है, तब एक के लिए भी वो 10 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, 1000 के लिए भी वो 10 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, 2000 के लिए भी वो 10 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगा. तो इसका मतलब क्या है? when the time taken by the program does not depend on the size of the input n, then we say we have constant time complexity. ठीक है, चाहे ये नंबर 5 मिलियन भी आए ना, 10,000 से 100 करोड़ भी आए ना, ठीक है, तब भी इस नंबर के अंदर बेटा आपको n तो कहीं नहीं नज़र आ रहा ना. एज लॉन्ग एज दिस इज़ अ सिंपल नंबर, दैट मीन्स द टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ व्हाट? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या है? चाहे साइज़ ऑफ द इनपुट जो भी है, इसने हर हाल में 2 यूनिट ही लेना है. कैसे लेना है इस एग्जांपल में देख लें. चाहे A B C D Z तक ले लें और आप तब भी 2 नंबर अगर प्रिंट करा रहे हैं, 10 नंबर यहाँ पे अगर प्रिंट करा रहे हैं, तो एडिशन कांस्टेंट टाइम लेता है, रिटर्न कांस्टेंट टाइम लेता है, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में इतने ही यूनिट ऑफ टाइम लेगी, चाहे इनपुट जो भी है. क्लियर? यहाँ मैंने लिखा भी है, टेकिंग कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम नो मैटर व्हाट द इनपुट इज़. इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सेम गोज़ विद दिस, सेम कॉन्सेप्ट गोज़ विद दिस. ठीक है. अच्छा, एक हमने ये प्रोग्राम ले लिया जहाँ हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सम कांस्टेंट है. ठीक है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 3 मिलियन जो भी हैं, दिस इज़ कांस्टेंट. अच्छा, सेकंड लेते हैं प्रोग्राम. सेकंड इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. यानी लिस्ट में ए से लेकर एन तक, ए इज़ द एरे एंड एन इज़ द साइज़ ऑफ द एरे. यानी उसकी शुरू से लेकर उसकी लास्ट इंडेक्स तक आप क्या कर रहे हैं, कोई जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. सो टोटल इज़ इक्वल टू 0 फॉर. याद रहे, जब आपका फॉर सिंपली आप यूज़ कर रहे होते हो विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द आई. यानी मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपका सिंटेक्स सिंपल ये है, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है. अगर आप सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं और साथ में फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि फॉर ने हमेशा n चलना ही चलना है, चाहे n+2 चले, चाहे n+1 चले, चाहे n चले. यानी वेरिएबल पार्ट में क्या आता है, सिंगल फॉर के लिए, नेस्टेड की बात नहीं करी, सिंगल फॉर ने n टाइम्स चलना ही चलना है. अच्छा, ये चीज़ आप वाइल के लिए नहीं कह सकते. वाइल के लिए क्यों नहीं कह सकते, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी. लेकिन जब भी सिंगल फॉर है, आप लोगों ने सोच लेना है, प्लस ऑपरेशंस काउंट कर लो जो भी हैं. आंसर यानी एक लूप के लिए, फॉर लूप के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं n आएगी, n ज़रूर आएगी. फॉर के अंदर आपको स्टेटमेंट्स रन कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं टोटल. मैं सिंटेक्स का मतलब बता दूं आप लोगों को. i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस. ये जो स्टेटमेंट है वो पास्कल की है. पास्कल पुरानी लैंग्वेज है. इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, n+1. अगर आप लोगों को समझ ना है n+1 कैसे है, तो देखो ये मैंने आप लोगों के लिए ड्राई रन किया हुआ है. अगर मैं लूँ n इज़ 9, तो n-1 क्या हो गया, 8. इसने कहा किस कंडीशन पे ये जाके फॉल्स होता है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट तो होगी ना, 9 लेस देन इक्वल टू 8 पे फॉल्स होता है. 0 से 9 तक कितना बना, 10 बना. मेरा n क्या था, 9. मैंने कितनी बार एग्जीक्यूट किया, 10, दैट मीन्स n+1. ठीक है. और बॉडी ने n टाइम्स, इसने यही बॉडी है, इसने n टाइम्स चलना है. क्यों, क्योंकि एक दफ़ा तो हमारी कंडीशन फॉल्स थी ना, तो ये n टाइम्स चलेगा. तो हमारे पास सम ऑफ लिस्ट क्या आती है,
4n+4, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है, अब चूंकि मैं एसिम्प्टोटिक का थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे चुकी हूँ, इसलिए मैं इस फैक्टर और इस फैक्टर को फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रही, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जब मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँगी तो ये नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी, लेकिन मैं एसिम्प्टोटिक की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं फिल वक्त समझाने के लिए इस कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट को इग्नोर कर रही हूँ। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी n के नज़दीक आने का क्या मतलब है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज ऑफ द प्रोग्राम इज़ प्रोपोर्शनल। जितना इनपुट का साइज़ बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा। अगर n 4 यूनिट्स ज़्यादा बढ़ गया है तो टाइम भी 4 यूनिट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं ये दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ लिनियर। जबकि ऊपर दोबारा हो, मैंने कहा था दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ कांस्टेंट। क्या मतलब, जितना भी साइज़ ऑफ इनपुट बढ़ेगा इसके ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस थे दे विल टेक दोज कांस्टेंट टाइम, चाहे आपका साइज़ ऑफ इनपुट जो भी हो, साइज़ ऑफ इनपुट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ दूसरी बात देखने में कहीं आपको n भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ देखो n नज़र आ रहा है, दैट मीन्स लिनियरली बढ़ेगा। जितना टाइम बढ़े, जितना साइज़ ऑफ इनपुट बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझाने के लिए ज़रूरी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहे 5n+3 आए, चाहे 100n+500 आए, चाहे 1000n+10 आए, दिस ऑल इज़ लिनियर। तमाम की तमाम लिनियर है। नज़र क्या आ रहा है, n लिनियर है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक 2D मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को सम करना है। जब आप उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर n³ में आता है। जब आप प्लस करते हैं ना तो उसका आंसर कहीं इस फॉर्म में आता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या होती है, n²। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसकी इक्वेशन अगर लिखूँ an² + bn + c, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ मैंने कुछ मैट्रिक्स को अगर सम किया तो मेरे पास आंसर आता है 5n² + 6n + 4, ठीक है। तो जेनेरिक आपके पास क्या आया, इस वाले फॉर्म में आपके पास क्या आता है, कुछ एल्गोरिदम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल समिंग अप द एलिमेंट्स इन अ 2D मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप कहते हैं ये क्वाड्रेटिक है। जब आपके पास n² में आती है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। ये बताने का अभी ऑर्डर ऑफ n², O(n²), O(n), O1 में अभी नहीं बता रही, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, देयर विल बी सम एल्गोरिदम्स दैट विल fall in this category, there will be some algorithms who will fall in this category, and there will be some algorithms who will fall in this category। और इन सब का आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं, what is the biggest term, जो biggest term है हम कहते हैं कि जनरली इस एल्गोरिदम की जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज़ n²। यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज़ लिनियर। आप क्या देखते हो, हाईएस्ट ऑर्डर को, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ उस फंक्शन का, उस एल्गोरिदम का वही होता है, ठीक है। अब एसिम्प्टोटिक का हमने एसिम्प्टोटिक क्यों किया, दिस ऑल इज़ classification of time complexity into some classes, and those classes can be constant, those classes can be with respect to time complexity, they can be linear, they can be quadratic। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को, पॉसिबल टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को डिवाइड कर रही हूँ इनटू सम क्लासेस एंड ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन 3 एग्जाम्पल से देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि रिलेशनशिप क्या है, जब n इंक्रीज़ होता है तो टाइम कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इसका रिलेशनशिप क्या है। हमने देखा कभी कांस्टेंट है, कभी लिनियर है, कभी क्वाड्रेटिक है, यानी हम बता सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, जब n इंक्रीज़ होता है तो टाइम किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है, दिस इज़ अबाउट स्टडिंग द रेट ऑफ हाउ फास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ कितना तेज़ है, क्या कांस्टेंट जा रहा है, क्या लिनियर जा रहा है, क्या क्वाड्रेटिक जा रहा है, या कुछ और जा रहा है। दिस इज़ अबाउट स्टडिंग द हाउ फास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़। जब आप ये चीज़ स्टडी करते हो ना, हाउ फास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़, तो बेसिकली आप हम जितना भी एनालिसिस है वो ना तो सिर्फ वर्स्ट केस के लिए परफॉर्मेंस के लिए कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं व्हेन n इज़ वेरी लार्ज। फॉर एग्जांपल आई से n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट्स नॉट कि n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n इज़ सफिशेंटली लार्ज। थिंक अबाउट कि आपका जो नासा है वो, उसकी जो सैटेलाइट है वो एक टाइम पे कितना डाटा लेती है, कितनी पिक्चर्स खींच रही होगी, उसके पास कितना डाटा होगा। अगर मैं कहूँ कि आप फेसबुक के ऊपर डाटा का एनालिसिस करें तो फेसबुक के ऊपर कितना डाटा है, ना सिर्फ पोस्ट्स हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज डाटा। ठीक है, तो डाटा, व्हेन डाटा इज़ वेरी ह्यूज, यू आर कंसर्न्ड व्हेन साइज ऑफ द प्रोग्राम, सॉरी, व्हेन साइज ऑफ द इनपुट या n इज़ सफिशेंटली लार्ज। जब n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है ना, तो इनको आप कहते हो लोअर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, इसके लिए लोअर ऑर्डर टर्म क्या है, 4, यानी हाईएस्ट वेरिएबल आपके पास कौन सा है। जब आपके पास n स्क्वायर है, तो अगर आप इस फंक्शन को स्टडी करो तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, n स्क्वायर की वैल्यू मैटर करती है, इन लोअर ऑर्डर टर्म्स की वैल्यू मैटर नहीं करती। ये मैंने इस तरह से इसको ड्राई रन किया हुआ, ये देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 लाख लेती हूँ तो मेरे पास है 6n स्क्वायर प्लस 100n प्लस 300। इसकी अगर आप वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो, ये अगर मैं ये वाला 6 हटा भी दूँ तो n स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये कितनी छोटी है इसकी निस्बत, है ना। सो ये अब हम क्या कहते हैं कि जब n बढ़ता है तो हमने देखना है कि हाईएस्ट वेरिएबल की रेट ऑफ, हाईएस्ट वेरिएबल हमारे पास क्या है, और जो हाईएस्ट वेरिएबल है उस फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ वही है, उतना ही फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ है उस फंक्शन का। और हम क्या करते हैं, इन लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, इवन वी इग्नोर द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जब हम एनालिसिस इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हम एनालिसिस किसके लिए कर रहे हैं, जब हमारे पास n इज़ सफिशेंटली लार्ज, n सफिशेंटली लार्ज हो जाता है तो जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसी की वैल्यू मैटर करती है, और जो बाकी टर्म्स हैं उसको आप कहते हो वो लोअर ऑर्डर टर्म है या इनसिग्निफिकेंट टर्म है। इन्फिनिटी के अंदर अगर आप कोई 100-150 लाख भी जमा कर लो तो इट विल स्टिल बी इन्फिनिटी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो when n becomes very large, when n tends to infinity, the lower order terms, even the coefficients do not matter, and we decide कि n square, how fast the rate of growth is, it will be n square। अब पूरे फंक्शन के लिए मैं लेती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ, जितना n स्क्वायर है। सो दीज टर्म्स they become insignificant when n becomes significantly large। दूसरा, ये सारे का सारा एनालिसिस मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ये सारा एनालिसिस आप तब करते हो, बल्कि नॉर्मली हमारे पास n इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, व्हेन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, सारे मैं एसिम्प्टोटिक का बता रही हूँ। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो उन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। जैसे हमने देखा कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, और आप क्या करते हो, ड्रॉप करते हो कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को, जिनको मैं कह रही हूँ ये, अगर मेरे पास इक्वेशन ये थी तो मेरे पास ये लोअर ऑर्डर टर्म है। अगर मेरे पास इक्वेशन n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस यही वाली टर्म आ जाती तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, सो जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं, इवन द कोएफिशिएंट्स दे डू नॉट मैटर, और जो हाईएस्ट है वही that tells how fast the rate of growth of that function is. All this analysis is known as asymptotic analysis। ठीक है, और asymptotic analysis basically mathematical tool है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द नोटेशंस ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये बेसिकली उन्हीं की नोटेशन है जिसको आप बेसिकली क्या कहते हो, बिग ओ कहते हो।